कल देखिए इसरो एक बार फिर से अंतरिक्ष में अपना परचम लहराने की तैयारी में है। सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसरो का रॉकेट ऐसी उड़ान भरने वाला है जिसकी पूरी दुनिया की निगाहें उस पर टिकी हुई हैं। दुनिया के स्पेस साइंटिस्ट की नजरें भी इसी पर हैं। किसी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में किसी बेहद मुश्किल कक्षा में स्थापित करना हो तो इस काम के लिए दुनिया भर की स्पेस एजेंसियों की पहली पसंद इसरो बन गया है। कल इसरो का पीएसएलवी रॉकेट यूरोपियन स्पेस एजेंसी के प्रोबा-3 मिशन को लॉन्च करेगा। प्रोबा-3 को अंतरिक्ष में ऐसी कक्षा में स्थापित करना है जहां सैटेलाइट को पहुंचाना सिर्फ काबिल और अनुभवी स्पेस एजेंसी के बस की बात है और इस राह पर इसरो पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुका है। पूरी हो चुकी हैं तैयारियां, शुरू हो गया है काउंटडाउन। लॉन्च पैड पर उड़ान भरने को तैयार ये विशालकाय रॉकेट अंतरिक्ष में हिंदुस्तान की कामयाबी की नई इबारत लिखेगा। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर में इसके लॉन्च की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसरो के वैज्ञानिक लॉन्चिंग से पहले कई बार सारे उपकरणों की जांच कर चुके हैं। अब सभी को बेसब्री से इंतजार है इसरो के पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी पीएसएलवी के लॉन्च का। कल शाम ठीक 4:08 पर इसरो का ये रॉकेट अनंत अंतरिक्ष के अपने सफर पर निकल जाएगा। ये लॉन्च इसरो के लिए ही नहीं पूरी दुनिया की ग्लोबल स्पेस एजेंसीज के लिए बेहद अहम है। इस उड़ान के जरिए इसरो का ये यान यूरोपियन स्पेस एजेंसी के प्रोबा-3 मिशन को अंतरिक्ष में लॉन्च करेगा। इसरो के लिए ये लॉन्च बेहद अहम है क्योंकि जिस कक्षा में प्रोबा-3 के दोनों सैटेलाइट को स्थापित करने की योजना बनाई गई है वहां सैटेलाइट को सटीक कक्षा में पहुंचाना आसान नहीं है। लेकिन यूरोपियन स्पेस एजेंसी को इसरो की काबिलियत पर पूरा भरोसा है। इसी वजह से अंतरिक्ष में इस मुश्किल मिशन के लिए इसरो के रॉकेट को ही चुना गया है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अपने सैटेलाइट लॉन्च के लिए भारत में इसरो से संपर्क किया। इसरो के कमर्शियल विंग न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ साझेदारी के बाद प्रोबा-3 मिशन के लॉन्च का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। इसरो का पीएसएलवी रॉकेट यूरोपियन स्पेस एजेंसी के जिस प्रोबा-3 मिशन को लॉन्च कर रहा है उसमें एक नहीं बल्कि 2 सैटेलाइट हैं। इन दोनों सैटेलाइट का कुल वजन 550 किलो है। इन दोनों सैटेलाइट को सूरज की सबसे बाहरी परत के अध्ययन के लिए डिजाइन किया गया है। इन दोनों सैटेलाइट को एक वलयाकार कक्षा में स्थापित किया जाएगा। ये उड़ान इस बात का प्रमाण है कि दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां अंतरिक्ष में सफल लॉन्च के लिए भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो पर ही भरोसा करती हैं। इसरो के पीएसएलवी रॉकेट के नाम कामयाबी की लंबी फहरिस्त है। इसी वजह से यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने पीएसएलवी को ही लॉन्च के लिए चुना। पीएसएलवी ने 1993 में पहली बार उड़ान भरी। पीएसएलवी अंतरिक्ष में कई मिशन को कामयाबी से पूरा कर चुका है। ये उपग्रहों और अन्य पेलोड को अंतरिक्ष तक पहुंचाता है। चंद्रयान को भी पीएसएलवी के जरिए चांद तक पहुंचाया गया। मार्स ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट को भी पीएसएलवी ने अंतरिक्ष का सफर कराया। पिछले कुछ वर्षों में इसरो ने अपनी काबिलियत के दम पर अंतरिक्ष में कामयाबी की नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। अब इसरो का नाम दुनिया की टॉप स्पेस एजेंसियों में शुमार है। इसरो के लॉन्च सटीक ही नहीं बल्कि किफायती भी होते हैं। यही वजह है कि दुनिया के तमाम देश अपने सैटेलाइट से लॉन्च के लिए इसरो पर ही भरोसा कर रहे हैं। कल यूरोपीय स्पेस एजेंसी के प्रोबा-3 मिशन को कामयाबी से लॉन्च करके इसरो एक बार फिर अपनी क्षमता का प्रमाण देगा और ये लॉन्च ये भी साबित करेगा कि इसरो के रॉकेट अंतरिक्ष की बेहद मुश्किल कक्षा में भी सैटेलाइट को पहुंचाने में सक्षम है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, नौसेना दिवस से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में नौसेना प्रमुख ने कहा कि आने वाले 10 सालों में नौसेना की ताकत में कई गुना बढ़ोतरी होगी क्योंकि आने वाले सालों में नौसेना को 31 युद्धपोत और सबमरीन मिलने वाली है। यही नहीं, राफेल एम की डील पर भी तेजी से काम जारी है। उन्होंने नौसेना की भविष्य की तैयारियों के बारे में विस्तार से बातचीत की। भारतीय नौसेना को मॉडर्नाइज करने का सिलसिला तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है।
चूँकि भारत 3 ओर से समंदर से घिरा है, इसलिए सरहदों की सुरक्षा की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी नौसेना पर ही है। इसलिए हथियारों को आज की जरूरत के हिसाब से अपग्रेड भी किया जा रहा है। नौसेना प्रमुख एडमिरल डीके त्रिपाठी ने कहा है कि भारत अगले महीने 26 राफेल लड़ाकू विमानों के नौसेना संस्करण और 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों की खरीद के लिए अलग अलग समझौतों पर हस्ताक्षर कर सकता है। वेरी एडवांस स्टेज ऑफ एक्विजिशन प्रोसेस, इसमें फाइनल लेवल पे है आई वुड से, एंड इट इज जस्ट वन लेवल शॉर्ट ऑफ टेकिंग इट टू द CCS फॉर clearance, and there are followed by contract signing. See, it is a government-to-government deal, so I expect it should happen fast. आपको बता दें कि पिछले साल जुलाई में रक्षा मंत्रालय ने फ्रांस से राफेल M जेट विमानों की खरीद को मंजूरी दी थी। राफेल M लड़ाकू विमानों की तैनाती खास तौर पर स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर की जाएगी। इसके अलावा नौसेना अध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने 2 SSN यानी परमाणु ऊर्जा चलित पनडुब्बियों के निर्माण को भी मंजूरी दी है और ऐसी कुल 6 पनडुब्बियां बनाने की योजना है। पहली SSN 2036-37 तक और दूसरी 2038-39 तक तैयार होंगी। यही नहीं, नौसेना की शक्ति बढ़ाने के लिए वर्तमान में 62 जहाज और 1 पनडुब्बी का निर्माण चल रहा है। Like I said, we are building 31 ships here in India, ships and submarines. Acceptance of necessity is there for 31 more. There are more in pipeline which are at various pre-even stages. But if you add these 63 plus 31, that itself becomes 94. And 2 ships are being built in Russia. It's not a secret. So we are talking of 96 ships and submarines which are likely to be inducted in the next 10 years. नौसेना के आधुनिकीकरण पर एडमिरल त्रिपाठी ने कहा कि अगले 1 साल में बड़ी संख्या में प्लेटफॉर्म शामिल होने का इंतजार कर रहे हैं। तकनीक के इस्तेमाल की कोशिश तेज कर दी गई है। 1 साल के अंदर नौसेना में एक युद्धपोत भी शामिल होगा। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि INS अरिघाट से परमाणु सक्षम मिसाइल का सफल प्रक्षेपण हुआ। परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी बैलिस्टिक मिसाइलों को भी लॉन्च कर सकती हैं। Carried out a test of the missile. The launch was successful, and the concerned agencies are examining as to what trajectory the missile took, and we'll come back with that answer once that process is completed. एडमिरल त्रिपाठी ने कहा कि दुश्मन देश चीन और पाकिस्तान की नौसेनाओं की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। पाकिस्तानी नौसेना को सशक्त बनाने में चीनी मदद से उसके मंसूबे साफ हैं, इसलिए हमारी तैयारी भी पूरी है। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ब्रिटिश टुडे। ओडिशा के पुरी में भारतीय नौसेना दिवस की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। यहां इन दिनों लहरों से लेकर आसमान तक भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की तस्वीर नजर आ रही है। कल मनाए जाने वाले नौसेना दिवस पर दुनिया भारतीय सेना की ताकत देखेगी। भारतीय सेना की शौर्य गाथा का गवाह बना आसमान। लड़ाकू विमानों की गर्जना से थर्रा उठा आकाश, तो वहीं समंदर के सिकंदर ने दिखाई अपनी ताकत। हिंदुस्तान की आन बान और शान भारतीय सेना ने अपने हैरत अंगेज कारनामों से जमीन और आसमान एक कर दिया है। ये तस्वीरें ओडिशा के पुरी की हैं, जहां 4 दिसंबर को मनाए जाने वाले नेवी डे की तैयारियां चल रही हैं। जमीन से लेकर आसमान तक भारतीय सेना अपनी तैयारियों को और पुख्ता करने में जुटी है। आसमान में हेलीकॉप्टर की गूंज सुनाई दे रही है, तो वहीं पुरी के ब्लू फ्लैग बीच पर टैंकों की गर्जना भारतीय सेना की ताकत को दिखा रही है। समंदर के बीचों बीच युद्धपोतों पर सैनिक परेड रिहर्सल कर रहे हैं।
ताकि इस बार भारतीय नौसेना दिवस को और भी भव्य बनाया जा सके। समंदर की लहरों पर युद्धपोत ताकत से दुनिया को रूबरू करा रहे हैं। इस बार नेवी पर 20 युद्धपोत, पनडुब्बियां और 40 विमान नौसेना दिवस पर अपनी ताकत दिखाएंगे। हर साल 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत भारत पाकिस्तान युद्ध से हुई थी, जब भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था और युद्ध के दौरान इंडियन नेवी ने एंटी शिप मिसाइलों के जरिए ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाकर कराची में पाकिस्तानी नौसेना पर निर्णायक प्रहार किया था। इस बार नौसेना दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगी और भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की गवाह बनेगी। फिलहाल यहां नौसेना दिवस को लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब बात बदलते मौसम की कर लेते हैं। दिल्ली में भले ही अभी कड़ाके की ठंड का इंतजार हो रहा हो, लेकिन पहाड़ों पर जमकर बर्फ बरस रही है। दिसंबर की शुरुआत में बर्फबारी ने ऊंची पहाड़ियों की रंगत बदल दी है। हरे भरे पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पहाड़ों के साथ हाईवे पर बर्फ की मोटी परत बिछी है। क्या पहाड़, क्या सड़कें, क्या गाड़ी, जहां तक नजर जाएगी दरअसल आपको बर्फ ही नजर आएगी। दरअसल पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पहलगाम, सोनमर्ग, कुपवाड़ा, बारामूला के पहाड़ी इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई है। इस बर्फबारी से श्रीनगर ले हाईवे बंद कुछ समय के लिए बंद हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 10 दिनों में भारी बर्फबारी की आशंका जता दी है। तो वहीं बर्फबारी अमेरिका, जापान समेत कई देशों में भी जारी है। 7 समंदर पार अमेरिका में तो ऐसा लगता है जैसे हिमयुग ही लौट आया हो। वहां के न्यूयॉर्क शहर में चारों तरफ बर्फ का साम्राज्य आपको दिखाई देगा। बर्फ की मोटी परत चारों तरफ बिछी हुई है। चारों तरफ एक जैसा ही नजारा नजर आ रहा है। मैदानों को बेशक ठंड का इंतजार हो, मगर पहाड़ों ने बर्फोत्सव मनाना शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई। बताया गया कि पिछले 20 दिनों में तीसरी सबसे बड़ी बर्फबारी है। पहाड़ों पर बर्फबारी का मतलब है सैलानियों की मौज, और सोनमर्ग पहुंचे सैलानी इस मौसम में जमकर मस्ती करते हुए भी नजर आए। आसमान से गिरती बर्फ के बीच घूमने पहुंचे लोग एक दूसरे पर बर्फ के गोले मारते दिखे। सोनमर्ग में कुछ ही देर में इतनी बर्फ गिर गई कि जमीन पर सफेद चादर बिछ गई। मैदान पूरी तरीके से सफेद हो गया, जबकि गाड़ियों की छतों पर बर्फ की मोटी परत जमा हो गई। मौसम विभाग ने बताया कि ये बर्फबारी आगे भी इसी तरीके से जारी रहेगी। जम्मू कश्मीर के गांदरबल की ये खूबसूरत तस्वीरें हैं। तस्वीरें बता रही हैं कि जब कुदरत मेहरबान हो जाती है तो ऐसा सुंदर नजारा दिखता है। रात के अंधेरे में आसमान से गिरती बर्फ इस नजारे को और भी मनमोहक बना देती है। उसी बर्फ पर जब सफेद रोशनी पड़ती है तो जमीन पर गिरी बर्फ चांदी सी चमक उठती है। ये मौसम वहां पहुंचे सैलानियों को काफी पसंद आ रहा है। हो भी क्यों ना, दूर दूर से पहुंचे सैलानी इन्हीं पलों की दुआ तो करते हैं। अब इस बर्फबारी से तापमान गिर गया और शीतलहर भी चलने लगी। जल्द ही इस बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल जाएगा। देखिए, 7 समंदर पार अमेरिका में तो ऐसा लगता है जैसे हिमयुग लौट आया हो। वहां के न्यूयॉर्क शहर में चारों तरफ बर्फ का साम्राज्य नजर आ रहा है। बर्फ की मोटी परत चारों ओर छाई हुई है। कहां मेन रोड है, कहां पैदल रास्ता, कुछ भी पता नहीं चल रहा। चारों तरफ देखो तो सब एक जैसा ही नजर आता है। हाईवे का भी कुछ ऐसा ही हाल है। हालांकि गाड़ियों के लिए सड़कों से बर्फ हटाई जा रही है, मगर हाईवे के किनारों पर बिछी सफेद चादर साफ नजर आ रही है। इसी तरह कई लोग हाथों से चलाने वाली मशीन के जरिए अपने घरों के बाहर जमा बर्फ को हटाते भी नजर आए। और चलिए बात साल के सबसे बड़े विवाह की कर लेते हैं। वो मंगल बेला बेहद करीब आ गई है, जब जनकपुर में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और माता जानकी का शुभ विवाह होगा। विवाह पंचमी की शुभ घड़ी जैसे जैसे करीब आती जा रही है, अयोध्या से लेकर जनकपुर जश्न में डूबता जा रहा है। अपने आराध्य के विवाह में शामिल होने राम बारात जनकपुर के करीब पहुंच चुकी है। सोमवार रात जनकपुर के करीब मटिहानी गांव में राम बारात का भव्य स्वागत किया गया। उधर जनकपुर में 7 दिनों के वैवाहिक कार्यक्रम की शुरुआत भी हो गई है। आज वैवाहिक कार्यक्रम का तीसरा दिन है। आज सीता स्वयंवर के लिए धनुष यज्ञ का आयोजन भी यहां पर किया जाएगा।
त्रेता युग का वो विवाह जिसकी भव्यता और दिव्यता की कहानी आज तक कहीं सुनी जाती है, अब एक बार फिर प्रभु श्री राम माता जानकी के स्वरूप के विवाह उत्सव के साथ जीवंत हो उठी है। वो मंगल बेला अब बेहद करीब आ गई है, जब जनकपुर में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और माता जानकी का शुभ विवाह होगा। इस विवाह उत्सव में शामिल होने राम के बाराती अयोध्या से बिहार होते हुए नेपाल के जनकपुर पहुंचने वाले हैं। मटिहानी पहुंचते राम बारात की रौनक देखते ही बन रही है। भव्य रथ पर सवार राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के स्वरूप के साथ जैसे ही बारात मटिहानी पहुंची, मंगल गीतों से मटिहानी गूंज उठा, रंग बिरंगी रोशनी से सराबोर हो उठा। जनकपुर से सटे मटिहानी गांव पहुंचने पर राम बारात का भव्य स्वागत सत्कार हुआ। पूरे शहर में घर घर दीप जलाकर दीपोत्सव मनाया गया। ये बारात इसलिए भी खास है क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर में भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार राम बारात निकली है। बारात में 17 प्रांतों के 250 से अधिक राम भक्त और साधु संत शामिल हैं। उधर माता सीता के धाम जनकपुर में विवाह पंचमी का आयोजन धूमधाम से शुरू हो चुका है। पूरा जनकपुर इस सबसे बड़े अद्वितीय अलौकिक वैवाहिक आयोजन को लेकर खुशी से सराबोर है। पूरी नगरी में उत्सव का माहौल है। इस बीच जनकपुर में राम सीता के प्रसंगों को याद किया जा रहा है। 1 दिसंबर को जनकपुर में नगर दर्शन का आयोजन हुआ। प्रभु राम भाई लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र के साथ नगर भ्रमण पर निकले। वैवाहिक कार्यक्रम के दूसरे दिन फुलवारी लीला का आयोजन किया गया। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक त्रेता युग में सीता स्वयंवर से पहली बार राम और सीता की पहली मुलाकात बगीचे में हुई थी। पहली मुलाकात के इस प्रसंग को एक दिन पहले सोमवार को याद किया गया। इसी दिन माता सीता ने मां पार्वती की पूजा करते समय श्री राम को पति रूप में पाने की कामना की थी। जनकपुर में हो रहे वैवाहिक कार्यक्रम के मुताबिक आज धनुष यज्ञ का आयोजन होगा। 4 दिसंबर को तिलकोत्सव होगा। 5 दिसंबर को मटकोर और 6 दिसंबर को सीताराम विवाह पंचमी महोत्सव का आयोजन होगा। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ था। अगले दिन 7 तारीख को राम कलेवा के बाद विवाह पंचमी महोत्सव का समापन होगा। 8 दिसंबर को बाराती अयोध्या के लिए वापस लौटेंगे। अयोध्या से जनकपुर तक इस बार विवाह उत्सव की अद्भुत तैयारियां की गई है। तिरुपति से 40 वैदिक ब्राह्मण जनकपुर धाम में सीताराम का विवाह संपन्न कराएंगे। ये वैदिक ब्राह्मण विवाह की रस्में संपन्न कराने के लिए सीधे जनकपुर पहुंचेंगे। राम जानकी के विवाह का ये उत्सव इसलिए भी खास है क्योंकि जनकपुर में हर 5 साल पर भव्य तरीके से विवाह पंचमी का उत्सव मनाया जाता है और 5 साल बाद फिर वो शुभ घड़ी आ गई है। नेपाल के रॉक्सॉल से गणेश शंकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं संगम नगरी प्रयागराज में, जहां प्रयागराज का काया पलट हो गया है। सड़कों से लेकर संगम तट तक आध्यात्म का खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है। सड़कों को खूबसूरत लाइटिंग से सजाया गया है तो संगम तट के आसपास के मंदिरों को भी रेनोवेट किया गया है। महाकुंभ में महज 1 महीना है, लिहाजा प्रशासन की ओर से फुल तैयारी कर ली गई है। वहीं महाकुंभ 2025 में आस्था के साथ साथ आधुनिकता की झलक भी बड़े पैमाने पर देखने को मिल रही है। जल पुलिस की सहायता के लिए रोबोट का इस्तेमाल किया जाएगा जो श्रद्धालुओं को डूबने से बचाएगा। ये रोबोट रिमोट से संचालित होता है और इसकी रेंज लगभग 1 किलोमीटर है। शाही स्नान पर्वों पर होने वाली भीड़ को देखते हुए जल पुलिस का ये कदम आपदा से निपटने में काफी सहायक साबित होगा। महाकुंभ में जल पुलिस की सहायता के लिए रोबोट का इस्तेमाल किया जाएगा जो श्रद्धालुओं को डूबने से बचाएगा। ये रोबोट
रिमोट से संचालित होता है। इसकी रेंज लगभग 1 किलोमीटर की है। शाही स्नान पर्वों पर होने वाली भीड़ को देखते हुए जल पुलिस का ये कदम आपदा से निपटने में काफी सहायक भी साबित होगा। संगम नगरी प्रयागराज में आयोजित होने जा रहे महाकुंभ में पहली बार आस्था के साथ साथ तकनीकी का भी संगम होगा। महाकुंभ 2025 पहली बार डिजिटल होगा, जिसमें रोबोटिक टेक्नोलॉजी का बड़े पैमाने पर प्रयोग होगा। महाकुंभ में तैनात जल पुलिस की सहायता के लिए रोबोट का इस्तेमाल किया जाएगा, जो श्रद्धालुओं को डूबने से बचाएगा। ये रोबोट रिमोट कंट्रोल से संचालित होगा और ये तकरीबन 2 लोगों को एक साथ बचाने की क्षमता रखता है। जाहिर है इस बार का महाकुंभ दूसरे कुंभ मेलों की तुलना में इसीलिए भी खास है क्योंकि इस कुंभ का आधार है स्वच्छ कुंभ, सुरक्षित कुंभ और डिजिटल कुंभ। ये एक रोबोटिक लाइफ बॉय है जो डूबते हुए व्यक्ति को रेस्क्यू करने में काम आता है और ये रिमोट से वायरलेसली ऑपरेट होता है। जो छोटा मोटर बोट समझ लीजिए, वो आप इजीली एक जन उठा के डिप्लॉय कर सकता है और रिमोट से कंट्रोल कर सकता है और जो व्यक्ति विपदा में है उसे पकड़ के वो वापस ला सकता है। दरअसल महाकुंभ के तीनों शाही स्नान पर्वों पर 12 से 13 करोड़ श्रद्धालुओं की आने की उम्मीद है। इनमें सबसे ज्यादा श्रद्धालु मौनी अमावस्या पर आएंगे। ऐसे में पुलिस प्रशासन के लिए श्रद्धालुओं की सुरक्षा बड़ी चुनौती है। इस बार प्रशासन ज्यादा से ज्यादा आधुनिक उपकरणों का उपयोग कर महाकुंभ में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पुख्ता प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में रोबोट सेवर बॉय का जल पुलिस इस्तेमाल करेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि डीप वाटर में सडनली कोई गिर जाए या कोई दुर्घटना हो जाए तो हमारी मदद पहुंचने में वहां तक कुछ समय लग सकता है। उस समय को बचाने के लिए ये यंत्र है जो कि सेकंडों में वो दूरी कवर कर लेगा और रिमोट के माध्यम से उस व्यक्ति को बचा करके किनारे ले आएगा। ये रोबोट कैसे काम करता है, बाकायदा इसका डेमो दिया गया। एसएसपी महाकुंभ राजेश द्विवेदी ने खुद रिमोट कंट्रोल से रोबोट का संचालन करके डेमो को अंजाम दिया। इस रोबोट की स्पीड किसी भी आम तैराक से तेज है और ये तकरीबन 1 किलोमीटर की रेंज तक काम कर सकता है। ये बैटरी से चलता है और 40 से 50 मिनट में 100% चार्ज हो जाता है। महाकुंभ के दौरान यह रोबोट काफी कारगर साबित होगा। फिलहाल अभी कुंभ मेले के लिए 4 रोबोट का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो इसकी संख्या बढ़ाई जा सकती है। प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लंच टाइम में अब बात खाने पीने की हो जाए। देश में खाने और खिलाने वालों की कोई कमी नहीं है और हमारे देश में जायके के भी दीवाने बहुत हैं। यूं तो हर शहर का अपना स्वाद होता है, लेकिन राजधानी दिल्ली के जायके की बात ही निराली है। तो चलिए आपको करोल बाकी 80 साल पुरानी रोशनदी कुल्फी का स्वाद चखाते हैं। देखिए, कहते हैं कि जिंदगी कुल्फी की तरह है, आप टेस्ट कीजिए या फिर उसको वेस्ट कीजिए। पिघल तो वैसे ही जानी, तो मैंने सोचा हम टेस्ट ही कर लेते हैं, क्योंकि ये दिल्ली की फेमस कुल्फी और ये है रोशनलाल सोनी की दुकान, जो कि 80 साल पुरानी दुकान है। देखिए किस्सा जो है इस कुल्फी का शुरू होता है पार्टीशन से पहले। 19 साल का लड़का जब यहाँ पे आता है, सोचता है कि क्या किया जाए, तो क्यों ना कुल्फी की दुकान खोल ली जाए। और ये उस जमाने में सोच आई जिस दौरान बहुत ज्यादा गर्मी हुआ करती थी दिल्ली में, और उस दौरान गली गली कुल्फी बेचा करते थे। लेकिन वो कुल्फी इतनी ज्यादा फेमस हो गई कि आज उनकी तीसरी पीढ़ी जो है वो भी इसको आगे रन कर रही है। शान हमारे साथ है। शान, कैसे हैं आप? बढ़िया मैम। मेरे को कुल्फी की खासियत तो बताओ क्या है? बेसिकली हमारी कुल्फी में जो इंग्रेडिएंट्स है वो बहुत प्योर है। हाँ। हम बहुत ही फाइनेस्ट केसर, पिस्ता, बादाम ये सब मंगाते हैं और फिर उससे हमारी बेसिकली हम कुल्फी का जो मिल्क है उसे बहुत ही थिक एंड कंडेंस करते हैं उसे। फिर
उससे हमारी जो प्रिपरेशन होती है उससे कुल्फी हमारी लाजवाब बनती है। ये बताइए कि कितना अंतर आया है 80 साल पहले और 80 साल बाद? आजकल तो बड़ी मिलावटी चीजें होती होंगी। हम तो बहुत आप कैसे प्योरिटी का ख्याल रखते हैं ये बताइए? हम बिल्कुल उसकी पूरी जांच करते हैं, हमारे को परख है असली चीज की और उसकी हम बिल्कुल उसकी पहले अच्छी तरह टेस्टिंग करते हैं। अच्छा। और बहुत ही ऑथराइज वेंडर से ही माल लेते हैं। हमारे वेंडर्स काफी पुराने चले आ रहे हैं। तो ये टेस्ट जो है वो बहुत ही ऑथेंटिक आ रहा है। तो क्या सिर्फ यहाँ पे कुल्फी फेमस है या कुछ और भी फेमस है? कुल्फी, छोले भटूरे, फिर हमारे टिक्की, भला पापड़ी, सब फेमस है। छोले भटूरे आगे। वैसे तो कहते हैं कि पहले नमक खाना चाहिए फिर मीठा खाना चाहिए, बट मैं ना खुद को रोक नहीं पाई क्योंकि यहाँ की फलूदा कुल्फी इतनी फेमस थी, इसलिए मुझे लगा कि स्टार्ट विद फलूदा कुल्फी, देन टू छोले भटूरे, देन अगेन टू फलूदा कुल्फी। तो ये छोले भटूरे की क्या खासियत है अभी मुझे ये बताइए? हमारे छोले भटूरे देसी घी के होते हैं। छोलों के जो मसाले हैं हम खुद प्रिपेयर करते हैं, इसके अंदर कई तरह के मसाले मिक्स होते हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट जो इसका आपने बताया कि मसाले जो आप खुद बनाते हैं, कौन सा मसाला है जिसके बिना ये छोले का स्वाद नहीं आ सकता? देखिए हमारे जितने मसाले हैं उसमें से 2-3 भी अगर इधर उधर हो जाए छोले का स्वाद बिगड़ जाएगा। और यकीन मानिए दिस इज अल्टीमेट। छोले भटूरे एंड फलूदा कुल्फी, 80 साल पुरानी दुकान जहाँ पे मैं आपको लेकर आई हूँ करोल बाग। आपको आना है, टेस्ट करना है, वाकई बहुत अच्छी चीज है। और इसके अलावा देखिए करोल बाग वैसे ही फेमस है शॉपिंग के लिए। आप शॉपिंग के लिए आ भी रहे हैं तो दिस इज द बेस्ट प्लेस वेयर यू कैन शॉप एंड वेयर यू कैन हैव इट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हलचल अब पूरी दुनिया में है। रोजमर्रा की जिंदगी से लेकर मेडिकल, एविएशन, आर्ट्स और सोशल मीडिया एआई का असर अब हर जगह आपको देखने को मिलेगा। आइए एक नजर डालते हैं आज की एआई स्टोरी पर। इंटेलिजेंस का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। जिंदगी का शायद ही कोई पहलू हो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अछूता हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए अब मशहूर पेंटिंग्स को जीवंत बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मशहूर पेंटर वैन गॉग की पेंटिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जान डाल दी है। आधुनिक तकनीक ने इस पेंटिंग के जिन पहलुओं से लोगों को रूबरू कराया उसे शायद ही किसी दर्शन ने पहले कभी सोचा हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने लोगों की क्रिएटिविटी को भी पंख लगा दिए हैं। अब लोग इसके इस्तेमाल के नए नए जरिए ढूंढ रहे हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ऐसा ही कुछ कमाल मोनालिसा की मशहूर पेंटिंग के साथ भी किया। मोनालिसा की पेंटिंग को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कुछ इस अंदाज में देसी रंग चढ़ाया कि तस्वीर वायरल होने लगी। इस तस्वीर को मोनालिसा का ये नया रूप एक छात्रा ने एआई की मदद से तैयार किया है। इसमें मोनालिसा ने दुपट्टे के साथ लहंगा पहना हुआ है, कानों में झुमके हैं, माथे पर टीका है, गले में पड़ा भारी सा नेकलेस मोनालिसा को देसी लुक दे रहा है। इस तस्वीर की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा है। इस पर मजेदार कॉमेंट्स भी आ रहे हैं। चलिए बातचीतों की करते हैं जिनके संरक्षण को लेकर बड़ी पहल की जा रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में एक चीता कॉरिडोर तैयार हुआ रहा है। इसको लेकर राजस्थान में बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अब राजस्थान के रावत भाटा में भी सुनाई देगी चीतों की दहाड़, क्योंकि मध्य प्रदेश के कूनू नेशनल पार्क की तर्ज पर अब राजस्थान में भी चीता कॉरिडोर बनाने की कवायद शुरू हो गई है। ये कॉरिडोर राजस्थान में धौलपुर से लेकर रावत भाटा तक 400 किलोमीटर के वर्ग क्षेत्र में बनेगा। इस कॉरिडोर में राजस्थान के 8 जिलों के 13 डिवीजन आ रहे हैं। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा जो इसका एक लैंडस्केप आइडेंटिफाई किया गया है, उसमें जो है वो हमारे 13 डिवीजन्स आ रहे हैं, जो कि 8 जिलों में जो है वो हैं। और इसमें आपका धौलपुर से लगा करके चित्तौड़गढ़ तक जो है वो करीब 6,500-7 हज़ार स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र जो है वो चीता लैंडस्केप की तरह आइडेंटिफाई किया गया। बाकी आगे फिजिबिलिटी स्टडी जैसी WAI की आएगी, उसके अनुसार फिर आगे बताया जाएगा।
दरअसल राजस्थान का ये चीता कॉरिडोर केंद्र सरकार की उस योजना का हिस्सा है जिसमें चीताओं को बड़े स्तर पर बसाने और उसकी देखभाल के लिए 3 राज्यों के 27 डिवीजन को मिलाकर एक बड़ा चीता कॉरिडोर बनाने की कवायद चल रही है। इसमें राजस्थान के 13, मध्य प्रदेश के 12 और उत्तर प्रदेश के 2 डिवीजनों को शामिल किया गया है। इसके लिए बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है और रूपरेखा भी लगभग तैयार है। अभी हाल ही में सवाई माधोपुर के रणथंभौर में राजस्थान और मध्य प्रदेश के वन विभाग के अधिकारियों ने संयुक्त बैठक की और इसकी रूपरेखा तय की। भविष्य में चीता हो सकता है, मतलब आने का प्रोग्राम तो वही है कि राजस्थान में भी आएगा, तो जॉइंटली हम लोग कैसे सबसे अच्छा क्योंकि चीता मैनेजमेंट थोड़ा सा अलग है टाइगर से, तो उसको कैसे हम कर सकते हैं। जो कूनों में जो इन्होंने जो अनुभव है कूनों का, उसका लाभ लेते हुए हम लोग दोनों राज्यों में उसका प्रचार करें और मतलब ट्रेनिंग करके हम लोग तैयार रहे। ये कॉरिडोर मध्य प्रदेश के शिवपुरी से होकर राजस्थान के मुकुंदरा टाइगर रिजर्व से होते हुए मंदसौर के गांधी सागर सेंचुरी तक फैला होगा, जिसमें धौलपुर से लेकर रावत भाटा तक 400 किलोमीटर के वनखंड का क्षेत्र भी इस कॉरिडोर में शामिल किया जा रहा है। इस चीता कॉरिडोर के बनने से न सिर्फ चीताओं की देखभाल और उसके विकास में तेजी आएगी, बल्कि पर्यटन और रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। उमेश मिश्रा, धौलपुर, गुड न्यूज टुडे। अक्सर लोगों से सुनने को मिलता है कि पुलिस की ना अच्छी दोस्ती और ना ही दुश्मनी, लेकिन अब पुलिस के प्रति लोगों का नजरिया बदल रहा है। साथ ही खाकी ने भी लोगों का डर दूर करने के लिए उनसे संवाद और तेज कर दिया है। तभी तो सूरत के इच्छापुर थाने की पुलिस अपनी कामयाबी की खुशी बांटने के लिए ओल्ड एज होम पहुंच गई है। असल में सूरत के इच्छापुर थाने को देश के नंबर 1 थाने का सम्मान मिला है और इसी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए थाने के जवान आम लोगों के बीच पहुंच गए हैं। हाथों में चमचमाती ट्रॉफी और लगातार होती फूलों की बरसात। अक्सर ऐसी तस्वीरें बेहद ही कम देखने को मिलती हैं। ये कोई रील नहीं बल्कि रियल लाइफ का नजारा है, जहां रेड कारपेट पर आगे बढ़ते पुलिस वालों पर लोग गुलाब की पंखुड़ियां बरसाते नजर आए। गुजरात के सूरत शहर की ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि ये तस्वीरें जनता के बीच खाकी के भरोसे को बयां करती है। असल में सूरत के इच्छापुर पुलिस थाने को देश के नंबर 1 थाने का अवार्ड मिला है। भुवनेश्वर में हुई डीजीपी कॉन्फ्रेंस में इच्छापुर थाने के पुलिस अधिकारियों को ये सम्मान दिया गया। इच्छापुर थाने को जिस जनता ने देश का नंबर 1 थाना बनाया, पुलिस वाले उसी जनता के बीच ट्रॉफी लेकर पहुंच गए। सबसे पहले पुलिस वाले एक वृद्ध आश्रम पहुंचे और वहां रहने वाले बुजुर्गों के हाथों में ट्रॉफी थमा दी। पुलिस वालों ने बुजुर्गों का मुंह मीठा करवाया और फिर वृद्धाश्रम की तरफ से जनता की सेवा करने वाले जवानों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। सूरत से संजय सिंह राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको सरस फूड फेस्टिवल की रौनक दिखाते हैं। राजधानी दिल्ली में 17 दिसंबर तक ये मेला चलेगा, जहां लोग अलग अलग राज्यों के जायके का मजा ले सकते हैं। इस फूड मेले में 25 राज्यों के 300 से ज्यादा व्यंजन मौजूद रहेंगे। तो चलिए इस फूड फेस्टिवल में आपको लखपति दीदी के हाथ से बने गुजरात और महाराष्ट्र के व्यंजनों का स्वाद चखाते हैं। अगर आपकी जीभ भी स्वाद मांग रही है ना, तो सरस मेला में आइए और सारे स्टॉल्स घूम लीजिए। हम भी घूम रहे हैं। ये हम गुजराती स्टॉल पर पहुंच गए हैं और इनकी थाली देखिए आप। ये आपको देखने में बिल्कुल अपने घर की थाली लग रही होगी, लेकिन इसमें गुजरात की जो ऑथेंटिसिटी है वो इसमें मिक्स है। क्या क्या है देखिए, ये रोटी है, चावल है, उनकी मूंग की दाल है और ये सब्जी है जिसमें सारी सब्जियां मिक्स हैं।
थेपला ये एकदम गरम गरम यहाँ पर आपको बन रहा है, अमूल के बटर में वो आपको मिलेगा और इस तरह से चटनी के साथ खाया जाएगा। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम मारवाड़ा नानबाई है, मैं गुजरात से आई हूँ। कुछ आप लोग लेकर आए अपने साथ में? थाली हमने देखी आपकी बिल्कुल घर जैसी लग रही है। गुजरात में जो भी बनता है सब लेके आए, जैसे कि ढोकला है, थेपला है, दाल चावल रोटी, सब मिष्ठान सब वगैरह। कहते हैं कि गुजरात का खाना हल्का सा उसमें मीठापन होता है। सब मीठा होता है क्योंकि गुजरात के लोग ही मीठे होते हैं ना, इसीलिए मीठा खाना बहुत पसंद करते हैं। यहाँ भी वही स्वाद आप सर्व कर रहे हो? हाँ वही स्वाद है, जो जिसको मीठा चाहिए उसको मीठा और तीखा भी चाहिए तो वो भी बना के देते हैं हम। ठीक है, अभी कैसा लग रहा है दिल्ली आके, और दिल्ली आना कैसा लगता है आप लोगों को? बहुत अच्छा लगता है हमको, हम बार बार इधर आते हैं। देखिए वैसे तो सरस मेला में 25 से ज्यादा स्टेट्स पहुंचे हुए हैं, 300 से ज्यादा व्यंजन है, लेकिन महफिल यहाँ पर महाराष्ट्र के स्टॉल ने लूट रखी है। अब देखिए जितनी भीड़ है वो महाराष्ट्र के स्टॉल पर ही है और बहुत सारे लोग यहाँ पर सब कुछ ट्राई करने वाले हैं। आप देखिए वड़ा पाव है, पानी पूरी है, पाव भाजी, मिसल पाव, दाबेली, भेल, साबुदाना बड़ा, सब कुछ इनके पास जो कुछ भी है, हर चीज की डिमांड यहाँ पर आपको गजब दिखाई पड़ रही होगी और भीड़ सबसे ज्यादा यही पहुंचे। ऑथेंटिक टेस्ट महाराष्ट्र का लेकर ऐसे इनका दावा है। लेकिन पहले फैमिली उनसे बात कर लेते हैं। वड़ा पाव ठीक है। अच्छा बना आपने? वड़ा पाव भेलपूरी सब ट्राई किया हमने तो। ये सोच के आए थे कि सबसे पहले महाराष्ट्र पर ही टूट पड़ना है या फिर सबसे मिली गया आपको? सबसे ऐसे लगा सबका ट्राई करना था, सबका टेस्ट। हम खाना नहीं खा के आए थे ना घर से। खाना भी नहीं चाहिए यहाँ पर, यहीं आके खाएंगे। आप लोग महाराष्ट्र से आए। महाराष्ट्र में कहाँ से? नंदुरबार से सर। दिखाई क्या क्या बन गया आपके पास? सर हमारे पास दाबेली है। ये दाबेली का फिलिंग है? हाँ, ये दाबेली का स्टफिंग है। ये मिसल पाव है। ये मिसल पाव का है? ऐसा मिसल होता है। और ये पाव भाजी है। पाव भाजी की भाजी है, देखिए उस तरफ गोलगप्पे तैयार हो रहे हैं। और ये वड़ा पाव का स्टफिंग है जी। सब कुछ महाराष्ट्र का आप लेकर पहुंचे, भेलपुरी भी लेकर पहुंचे। महाराष्ट्र की भेलपुरी का स्वाद कैसा होता है? जैसे यहाँ पे बहुत तीखा खाते हैं लोग। चटपटा होता है सर महाराष्ट्र का। हाँ हाँ, वड़ा पाव का, ये वड़ा पाव बना रहे हैं सर। आलू का ही होगा? आलू का ही है सर ये। हाँ, हमें तो सूखा ही ज्यादा खाते। देखिए यहाँ लगातार फीडबैक भी मिल रहा है लोगों का। ऐसे ही लोग चाहिए जो बताए भी कम से कम कि भाई बना कैसा, अच्छा बना नहीं बना। तो आप कितने लोग साथ में आए आपके? 5 लेडीज है सर, हम 5 लेडीज है हम सारे। हाँ, पहले भी आए दिल्ली? जी आए थे, गुड़गांव में आए थे। कभी दिल्ली का खाना तो खाया होगा ना आप लोगों ने? दिल्ली और महाराष्ट्र के खाने में बेसिक डिफरेंस क्या है? सर यहाँ पे मैदे के चीज ये चावल ज्यादा खाते, जैसे कि छोले भटूरे होते, लच्छा परोठा होता है वो ज्यादा खाते। हमारी इधर रोटी ज्यादा खाते, मतलब गेहूं की या बाजरे की रोटी खाते हैं ज्यादा। तो वही टेस्ट देने आए, पर लोगों को पसंद आता है कि नहीं पता नहीं, पर कोशिश कर रहे हैं। पहली बार आए आप? हाँ, इधर पहली बार आए। कहाँ कहाँ आप जा चुके हैं सरस मेला में? इधर तो नहीं आए, इधर तो पहली बार आए। जी सर। आप आइए, मजा लीजिए। मैं तो वड़ा पाव का आनंद लेने जा रहा हूँ, लेकिन अरे ये तो जरूरी था, ये रह गई थी मिर्च हमारी। तो इस तरह से वड़ा पाव तैयार है मेरे पास। वेट नहीं करते, मैं भी इसको टेस्ट कर ही लेता हूँ।